59 एसी के शुरुआत से ही पूरे वेस्टेरोस में ठंडी हवा बहने लगी थी और विंटरफेल के हाउस स्टार्क की माने तो विंटर इज हियर। 59 एसी के शुरुआत में इस तरीके से विंटर वेस्टेरोस में आया था और विंटर के साथ साथ ही फेथ ऑफ द सेवन का यमराज यानी कि स्ट्रेंजर का भगवान एक ऐसी पैंडेमिक लेके आया जिसने वेस्टेरोस की पूरी पॉपुलेशन बस एक साल में ही लिटरली आधी कर डाली थी। इस भयानक पैंडेमिक का नाम था शिवर्स। ये शिवर्स मतलब एक ऐसी बीमारी थी जिसमें पेशेंट 2 दिनों में ही ठंडी से कांपते हुए यानी कि शिवर होते होते अपना दम तोड़ देता। अभी इसके अलावा इस बीमारी का और कुछ भी एक्सप्लेनेशन फायर एंड ब्लड के बुक में भी नहीं है, क्योंकि इवन सिटाडेल के मेस्टर्स को इस बीमारी का कोई भी हल नहीं पता। मेस्टर्स जितना चाहे कोशिश करे बट पेशेंट अगर शिवर होने लगता है तो शिवर्स के बीमारी से वो पेशेंट कम से कम 6 घंटा या मैक्सिमम 3 दिनों में तड़प तड़प के मरता ही मरता था। बहुत ही मुश्किल से इस बीमारी से कोई भी बच पाता और इस शिवर्स के बीमारी ने 59 एसी के शुरुआत में पूरे वेस्टेरोस में अपना कोहराम बरसाना शुरू कर दिया। पूरे वेस्टेरोस में इस शिवर्स के पैंडेमिक ने किसी को भी नहीं छोड़ा। कोई पतला दुबला आदमी रहे, कोई एकदम डेंजरस तगड़ा नाइट रहे, कोई छोटा स्क्वायर रहे, हाई बॉर्न लॉर्ड्स या लेडीज रहे या फिर कोई गरीब स्मॉल फोक रहे, समुंदर में मछली पकड़ने वाले मछुआरे रहे या फिर कुछ ऐसे लॉर्ड्स रहे जो अच्छा ट्रेडिंग वगैरह करके बिजनेस करते हो, कोई भी रहे, इस शिवर्स के बीमारी ने सभी लोगों को तड़पा तड़पा के मारना शुरू कर दिया। तो शिवर्स के इस पैंडेमिक के वजह से वेस्टेरोस के कई सारे अलग अलग रीजन्स में कुछ बड़े बड़े लॉर्ड्स भी मरने लग गए थे। शिवर्स के पैंडेमिक ने सबसे पहले किसी बड़े लॉर्ड की अगर जान ली थी तो वो थे एडवेल सेल्टिगार, जो एक जमाने में मास्टर ऑफ कॉइन रहे थे और वो एलिसन के खास दोस्त प्रूडेंस और प्रूनेला के पापा भी थे। फिर शिवर्स की बीमारी रिवरलैंड्स में भी घुसी थी और रिवर रन में पूरे वेस्टेरोस के सभी के चहीते अंकल आंटी प्रेंटिस टली और लेडी लुसिंडा टली दोनों भी इस शिवर्स के बीमारी के वजह से मारे गए। पता नहीं कैसे बट पूरे वेस्टेरोस में वेस्टरलैंड्स का रीजन बस एक ऐसा रीजन रहा था जहां पर शिवर्स ने कुछ ज्यादा स्मॉल फोक को नहीं मारा। वहां पे पैंडेमिक ने वैसे कम जाने ली थी बट कैसरली रॉक पे शातिर लाइमन लैनिस्टर इस शिवर्स के बीमारी में मारा गया। इसके बाद में और एक चीज सरप्राइजिंग रही थी कि इवन स्टॉर्म्स एंड पर लॉर्ड रॉजर बराथियन और ड्रिफ्टमार्क पर पुराने हैंड ऑफ द किंग डेमोन वेलेरियन, इन दोनों को भी शिवर्स की बीमारी हुई तो सही बट दोनों भी सरप्राइजिंगली 2 हफ्तों तक तड़पने के बाद में भी कैसे तो करके वो दोनों बच गए। 59 एसी के शुरुआती 4 महीनों तक ऑलमोस्ट पूरे वेस्टेरोस में शिवर्स के पैंडेमिक ने एक ही हंगामा कर दिया था बट फिर भी साउथ में ओल्ड टाउन के शहर में शिवर्स अब तक नहीं पहुंचा था। बट यही कुछ 59 एसी के 5वें महीने में ओल्ड टाउन में शिवर्स आया और शिवर्स ने ओल्ड टाउन में एक अलग ही डिस्ट्रक्शन कर दिया। ओल्ड टाउन में मोस्ट डिवाउट के 77 मेंबर्स में से 50 मेंबर्स शिवर्स के बीमारी से मर गए। फिर उसके बाद में लॉर्ड ऑफ ओल्ड टाउन डोनेल हाईटावर यानी कि डोनेल द डिलेयर अपने डेथ को डिले ही नहीं कर पाए। लॉर्ड डोनेल द डिलेयर को शिवर्स की बीमारी लग जाती है और वो सिर्फ 2 घंटों तक शिवर्स कर करके अपनी आखिरी सांसें ले लेते हैं। सिर्फ 1 महीने में ही पूरे ओल्ड टाउन की पॉपुलेशन आधे से ज्यादा खत्म हो गई थी। कहते हैं ओल्ड टाउन में इतनी ज्यादा लाशें हो गई थी कि उनको दफनाने के लिए जगह नहीं थी। पूरे वेस्टेरोस में इस शिवर्स के बीमारी ने सबसे ज्यादा अगर किसी को हर्ट किया होगा तो वो था हाउस हाईटावर, क्योंकि हाउस हाईटावर की तो लिटरली पूरी की पूरी कौम इस शिवर्स के बीमारी के कारण मर गए थे। फिर चाहे कुछ बच्चे हाईटावर्स हो या फिर बड़े, बट कैसे तो करके लकीली सिर्फ यूस्टस हाईटावर बचता है और वो वहां पर न्यू लॉर्ड ऑफ ओल्ड टाउन बनता है। इसी यूस्टस हाईटावर को आगे
बच्चे होते हैं और उसी के वजह से हाई टॉवर्स का वंश जिंदा रहा। अगर वो मरता तो उनका पूरा का पूरा कॉम उस शिवर्स के वजह से खत्म हो सकता था। देन गाइज, अब तक मैंने किंग्स लैंडिंग की बात नहीं की थी, क्योंकि जैसे ही शिवर्स की बीमारी पूरे वेस्टेरोस में फैलने लगी थी तो किंग्स लैंडिंग ने अपने दरवाजे टोटली बंद कर दिए थे। किंग्स लैंडिंग के सभी गेट्स पर एकदम पावरफुल नाकाबंदी हो गई थी और किसी भी बाहर के इंसान को अंदर आना मना था। इवेंचुअली जो होना था वो हो ही गया। स्ट्रेंजर शिवर्स के पैंडेमिक को लेके किंग्स लैंडिंग में भी कैसे तो करके घुस ही गया। अचानक से किंग्स लैंडिंग में सब लोग शिवर करने लगते हैं और धीरे धीरे किंग्स लैंडिंग के लोग भी तड़प तड़प के मरने लगते हैं। किंग्स लैंडिंग में भी इतनी लाशें होती है कि उनको भी ठिकाने लगाना मुश्किल हो गया था। इसीलिए इन सभी लोगों को हर शाम किंग जहेरिस अपने ड्रैगन वर्मीथॉर से अग्नि देता था। यही कुछ 2 हफ्तों तक किंग्स लैंडिंग के रेड किप में शिवर्स घुसा नहीं था। बट दिन एक दिन 2 किंग्स गार्ड, विक्टर द वैलिएंट और सैम ऑफ द साउर हिल, इन दोनों को एक ही दिन शिवर्स होता है और दोनों भी बस एक दिन के बाद में मारे जाते हैं। मतलब अभी जहेरिस के किंग्स गार्ड में सिर्फ 5 नाइट्स रहे थे। देन शिवर्स की बीमारी घुसती है स्मॉल काउंसिल में। सबसे पहले तो स्मॉल काउंसिल के सभी के चहीते ग्रैंड मास्टर बेनिफर को शिवर्स होता है और वो लिटरली 1 घंटे में तड़प तड़प के मर जाते हैं। देन शिवर्स हमला करता है मास्टर ऑफ लॉज लॉर्ड एल्बिन मैसी पर। वैसे लॉर्ड एल्बिन मैसी यही कुछ 1 हफ्ते तक शिवर्स से अच्छे से जूझते हैं, बट इवेंचुअली वो इससे मारे जाते हैं। अभी तक की ये 2 मौतें बहुत ही सैड रही थी, बट पूरे किंग्स लैंडिंग के लिए अगर सबसे बुरी चीज अगर कुछ रही थी तो वो थी लॉर्ड कमांडर ऑफ सिटी वॉच लेजेंडरी सर कार्ल कॉर्बरे की मौत। लॉर्ड कार्ल कॉर्बरे के मरने के वजह से सिटी वॉच को इस भयानक पैंडेमिक में लीड करने के लिए कोई भी नहीं था। किंग्स लैंडिंग में अभी पुलिस फोर्स ही नहीं थी तो जो होना था वो हो ही गया। ऑब्वियसली किंग्स लैंडिंग में अचानक से दंगे फसाद शुरू हो गए। शिवर्स के इस बीमारी का फायदा उठाकर कुछ कमीने लोग अलग अलग शॉप्स को लूटने लग गए। कई जगह पर यहाँ वहाँ मर्डर शुरू हो गए और कई इलाकों में रेप वगैरह की भी बहुत सैड न्यूज आने लगी। किंग जहेरिस का तो मन कर रहा था कि वो सीधा वर्मीथॉर पे बैठ के पूरे किंग्स लैंडिंग में यहाँ वहाँ घूमे और सबको सबक सिखाए, बट वो भी रेड कीप से बाहर नहीं निकल रहा था क्योंकि पूरे किंग्स लैंडिंग में शिवर्स ने एक ही हंगामा कर दिया था। सेप्टन बार्थ ने लिटरली पूरे रॉयल परिवार को मेगोर्स होल्ड फास्ट में लॉक करके रखा था। सो पूरे किंग्स लैंडिंग में इस तरीके से लॉलेसनेस छा गई थी। कहीं पर भी लॉ नहीं था और सब जगह पर अफरा तफरी मच गई थी। बट देन दोस्तों, इसी केओस में सबसे बुरी चीज होती है रेगो ड्राज के साथ में। तो वैसे देखा जाए तो सभी स्मॉल काउंसिल के मेंबर्स हमेशा से ही रेड कीप में रहते आए, बट मास्टर ऑफ कॉइन रेगो ड्राज कभी भी रेड कीप में नहीं रहता आया। रेगो ड्राज का स्ट्रीट ऑफ सिल्क पर एक बहुत बड़ा मैंशन था और उस बड़े से मैंशन में रेगो एकदम अच्छे से रहता था और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन भी था। रेगो ड्राज ने अपने जिंदगी में कभी शादी तो नहीं की, बट उसे अलग अलग खूबसूरत औरतों के साथ में संबंध बनाने में बहुत मजा आता। तुम स्मॉल काउंसिल में हो तो ऐसे सब शौक बिल्कुल अलाउड नहीं थे। वहां पर रेड कीप में रेगो अपने खूबसूरत प्रोस्टिट्यूट्स को कभी लेके नहीं जा सकता था और इसीलिए रेगो अपने अलग से एक मैंशन में स्ट्रीट ऑफ सिल्क में रहता। तो रेगो की जिंदगी ऐसे ही कई सालों से शुरू थी और किंग जहेरिस और क्वीन एलिसन की भी इसके लिए परमिशन थी। तुम्हें जो करना है करो, बट रेड कीप के बाहर करो। तो रेगो अपने मैंशन में रहता और हर दिन रेगो अपने मैंशन से रेड कीप तक अप डाउन करते रहता था। अब इसमें भी रेगो भाई के कुछ अलग ही नखरे थे। रेगो ड्राज अभी इतना मोटा हो गया था कि उसे चलना ही पसंद नहीं था। इसीलिए रेगो को कुछ लोग गोल्डन पैलन क्वीन यानी कि इस तरह के सवारी में मस्त उठाकर लेके जाते। तो
तो हुआ ये कि ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह रेगो की पैलेंकिन अपने हमेशा के रास्ते से रेड कीप को जाने के लिए निकली थी, बट अचानक से उस रास्ते पर कुछ अलग ही दंगा फसाद शुरू हो गया। तो रेगो को जो उठाने वाले लोग थे अलग से एरिया से लेके जाने की कोशिश करते हैं और वो गलती से फ्ली बॉटम के एरिया से निकलने लगते हैं। और ये फ्ली बॉटम का एरिया मतलब और भी बुरा भयानक एरिया था, जहां पर पूरे किंग्स लैंडिंग के सबसे गरीब और सबसे डेंजरस क्रिमिनल्स वहां पे रहते थे। वैसे तो रेगो के पालकी ने ऑलमोस्ट फ्ली बॉटम का एरिया क्रॉस कर ही लिया था, बट देन सैडली कुछ 5 नशे में टल्ली क्रिमिनल्स की नजर रेगो के इस खूबसूरत गोल्डन पैलेंक्विन पर गिरती है। उन 5 को तो यह पता भी नहीं था कि उस सवारी में, उस पैलेंक्विन में साक्षात मास्टर ऑफ कॉइन रेगो ड्राज बैठा हुआ है। उन 5 को बस इतना पता चल गया कि इस पालकी में कोई तो पेंटोशी लॉर्ड बैठा है। तो उसमें से एक नशे में धुंध बंदे ने सीधा कह दिया, अरे ये तो साला कमीना पेंटोशी लग रहा है, इन्हीं बाहर से आए हुए लोगों ने अपने किंग्स लैंडिंग में शिवर्स को लाया, निकालो इसको, मारो इसको। ऐसा कहने के बाद में वो 5 उस पैलेंक्विन पे अटैक करते हैं और रेगो का वो पैलेंक्विन उठाने वाले सभी लोग लिटरली रेगो को छोड़ के वहां से भाग जाते हैं। वो 5 लोग रेगो को घेर लेते हैं और रेगो को वो वहीं पे पीटने लगते हैं। रेगो अपने मदद के लिए चिल्लाता है, प्लीज प्लीज हेल्प मी, बट वहां पर कोई भी रेगो के मदद के लिए नहीं आता। जितने भी वहां पर लोग मौजूद थे वो सब लोग ये तमाशा देखते रहे। वैसे रेगो खुद एकदम ह्यूज बंदा था, उसने उन 5 में से 2-3 लोगों को तो अच्छे से पीटा भी, बट इवेंचुअली एक हरामी बेवड़े ने जोर से रेगो के सर पे पत्थर मार दिया और फिर दूसरे बंदे ने भी एक पत्थर उठाया और उन दोनों ने मिलके रेगो के सर पे पत्थर मार मार के रेगो की वहीं पे हत्या कर डाली। उन कमीनों ने उतना ही नहीं किया, उन्होंने रेगो के बॉडी पे जितनी भी ज्वेलरी थी, जितनी भी अंगूठियां थी, गले में पहनी हुई मालाएं थी, उन सब को वो निकालने लग गए। एक बेवड़ा तो इतना कमीना था कि रेगो के एक हाथ से उंगलियां नहीं निकल रही थी तो उसने उंगलियों को काट दिया और वो वहां से भाग गया। तीसरे एक बंदे ने तो रेगो के लिटरली पूरे कपड़े निकाल दिए क्योंकि उसे भी बेचकर वो कुछ पैसे कमा सकता था। ये सभी पूरा इंसिडेंट सिर्फ आधे घंटे के लिए चला और बस आधे घंटे के ऐसे अटैक के वजह से मास्टर ऑफ कॉइन रेगो ड्राज की मौत हो गई। रेगो ड्राज के अच्छे फाइनेंशियल स्कीम्स के वजह से, उसने लाए हुए पैसों के वजह से उस किंग्स लैंडिंग में अच्छे खासे रास्ते बनाए गए थे, बट उसी रास्तों पर आज रेगो ड्राज की वहां पे दर्दनाक मौत हो गई। किंग जहेरिस के लंबे जिंदगी में कई सारी ट्रेजेडीज हुई थी, बट जहेरिस ने कभी भी अपने इमोशंस नहीं दिखाए। उसने हमेशा ही अपने इमोशंस को काबू में रखा था। बट कहते हैं जब जहेरिस ने रेगो ड्राज की लाश देखी तब जहेरिस लिटरली सभी के सामने फूट फूट के रोया था। शिवर्स की बीमारी आने के बाद में किंग जहेरिस वैसे तो रेड कीप से बाहर नहीं निकला था, बट रेगो ड्राज की लाश देखने के लिए, रेगो ड्राज का जहां पर मर्डर हुआ उस क्राइम सीन के गली में किंग जहेरिस खुद अपने किंग्स गार्ड और यही कुछ 50 मेन एट आर्म्स के साथ में वहां पर पहुंच जाता है। किंग जहेरिस वहां पर खुद आया था, इसीलिए उसे देखने के लिए यही कुछ 200 लोगों की भीड़ वहां पर जम गई थी और इतने लोगों के सामने जहेरिस फूट फूट के रोया था। जहेरिस के आंखों से आंसू बहे थे। वैसे तो एक किंग्सगार्ड का काम होता है बस राजा की रक्षा करना, बट सर जॉफ्री डॉगेट और सर गाइल्स मोरिगन ने देखा कि जहेरिस को वहां पर उस वक्त संभालने के लिए कोई भी नहीं था, तो दोनों ने मिलकर राजा जहेरिस को वहां पर सहारा दिया। अपने किंग्सगार्ड ने थोड़ा सा हेल्प करने के बाद में
जहेरिस ने कैसे तो करके अपने आप को संभाला और उसके बाद जहेरिस का ऐसा गुस्सा बाहर आ गया जो कभी भी किंग्स लैंडिंग के लोगों ने नहीं देखा था। जहेरिस ने मर्डर स्पॉट पे जोर से चिल्ला के पूछा, ये किसने किया है, मुझे अभी बताओ, स्पीक नाउ एंड यू विल बी रिवॉर्डेड। बट अगर चुप बैठोगे तो मैं सभी की जुबान काट के सभी को हमेशा के लिए शांत कर दूंगा। किंग जहेरिस ने ऐसी दहाड़ मारी थी, ऐसा गुस्सा दिखाया था कि सर जॉफ्री डॉगेट ने बाद में कहा था कि उस दिन हमें जहेरिस नहीं दिखा, हमें उस दिन मेगोर दिख गया था। जहेरिस के जोर से चिल्लाने के बाद में इवेंचुअली कुछ 5 मिनटों तक तो सभी लोग शांत रहे थे, बट देन एक यंग ब्रेव लड़की आगे आती है और उसने किंग्सगार्ड को बता दिया कि यही कुछ 4-5 लोगों की एक गैंग थी और उस गैंग ने रेगोड्राज की हत्या कर डाली। वहां पर किंग्सगार्ड ने इस लड़की से थोड़ी बहुत पूछताछ करनी शुरू कर दी कि वो लोग कैसे दिखते थे, उनकी हाइट वगैरह क्या थी, उन्होंने कैसे कपड़े पहने थे। अभी उनको भी किंग्स लैंडिंग के कई सारे चोर लुचक्कों की, अलग अलग कमीने क्रिमिनल्स की बराबर से जानकारी थी। उसे पता चलता है कि उन 5 में से ये एक बंदा कौन है और उस एक बंदे को ढूंढने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी। कहते हैं खुद किंग जहेरिस ने उस पकड़े हुए क्रिमिनल को टॉर्चर किया था ताकि वो अपने साथियों का नाम बता दे। बस थोड़े से टॉर्चर के बाद में उस क्रिमिनल ने अपने 4 साथियों का नाम सीधा बोल दिया। फिर उन पकड़े हुए 5 ने जान की भीख मांगी थी। उनका कहना था कि उन्हें वॉल पर जाने दिया जाए, बट गुस्से में आए किंग जहेरिस ने उन्हें तड़पा तड़पा के मारने की सजा सुना दी। वैसे उन 5 में से जहेरिस ने एक बंदे को वॉल पर जरूर भेजा क्योंकि उस बंदे ने बाकी 4 लोगों का नाम उसे बताया था, इसलिए जहेरिस ने उसकी जान तो बख्श दी थी। बट बाकी बचे हुए 4 क्रिमिनल्स को एक हफ्ते तक बहुत ही गंदा टॉर्चर किया और उसके बाद में उन सभी की लाशें किंग्स लैंडिंग के एक चौराहे पे लटका दी गई ताकि सबको पता चले कि अगर तुम अभी लॉ तोड़ोगे तो तुम्हें ऐसी ही गंदी मौत मिलेगी। किंग जहेरिस के ऐसे भयानक स्ट्रिक्ट एक्शन के बाद में थोड़ा क्यों ना हो पूरे किंग्स लैंडिंग में केओस कम होता है। किंग्स लैंडिंग के सभी लोग वापस थोड़ा बहुत लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने लगते हैं। तो इस तरीके से पूरे 59 एसी के साल में शिवर्स ने वेस्टेरोस में हंगामा करके रखा था। पूरे वेस्टेरोस की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा कम हो चुकी थी, बट फिर भी रेड कीप कुछ हद तक क्यों ना हो वैसे सेफ रहा था। बट देन इवेंचुअली 60 एसी के शुरुआत में एक रात छोटी डेनेरिस अपने माँ क्वीन एलिसन के पास में जाके बोलती है, मदर आई फील कोल्ड, माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है। एलिसन ने ये जैसे ही सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस समय तक रेड कीप में ऑलमोस्ट 20 से ज्यादा मेस्टर्स काम कर रहे थे क्योंकि वो रॉयल फैमिली को सेफ रख सके। वैसे मेस्टर्स ने डेनेरिस को बचाने की लाख कोशिश की, उन्होंने जितना हो सके मेडिसिन डेनेरिस को दिया, उन्होंने जो हो सके वो किया, बट बस 2 दिनों के बाद में प्रिंसेस डेनेरिस शिवर्स के वजह से मर गई। और इसी के साथ साथ रेड कीप में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन की इस शिवर्स के पैंडेमिक ने जान ले ली थी। तो लॉर्ड्स एंड लेडीज, शिवर्स की ये पैंडेमिक 59 एसी के शुरुआत में शुरू हुई थी और यही कुछ 60 एसी के बीच में इस पैंडेमिक का असर कम होने लगा। धीरे धीरे पूरे वेस्टेरोस में शिवर्स के पेशेंट्स कम होने लगते हैं और ऑटोमेटिकली 60 एसी के आखिर तक शिवर्स की पैंडेमिक पूरी तरह से खत्म हो गई थी। तो अभी शिवर्स तो खत्म हो गया था, बट किंग जहेरिस के सामने बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम थे। जितने भी इंपॉर्टेंट लोग शिवर्स के कारण मारे गए थे उन सभी पोजीशंस को अभी किंग जहेरिस और सेप्टन बार्थ इन दोनों को मिलके रिप्लेसमेंट्स ढूंढने थे। किंग जहेरिस चाहता था कि क्वीन एलिसन भी उसे ऐसे रिप्लेसमेंट्स ढूंढने में मदद करे, बट क्वीन एलिसन तो
पिछले 2 महीनों से रूम से बाहर ही नहीं निकलती। वो हमेशा रूम में बैठी बैठी रोती रहती क्योंकि उसकी लाडली बेटी प्रिंसेस डेनेरिस मारी गई थी। एलिसन हमेशा ही अपने दोस्त मारा को कहती कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ मारा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी सातों भगवानों की अच्छे से पूजा की, हम पैंडेमिक में कभी भी रेड किप के बाहर नहीं निकले, मैंने सारी चीजें अच्छे से की थी, बट फिर भी मेरे ही बेटी को शिवर्स क्यों हुआ, मेरी ही बेटी क्यों मरी। कैसे तो करके मारा और जहेरिस एलिसन को हमेशा मनाने की कोशिश करते, बट सैड एलिसन को उसके रूम से बाहर निकालना बहुत ही इम्पॉसिबल हो गया था। तो इसीलिए इवेंचुअली किंग जहेरिस और सेप्टन बार्थ दोनों ने मिलके ही पूरे स्मॉल काउंसिल के अलग अलग रिप्लेसमेंट्स ढूंढने शुरू कर दिए। सबसे पहले तो नए लॉर्ड कमांडर ऑफ सिटी वॉच को चुना गया क्योंकि पूरे किंग्स लैंडिंग में लॉ एंड ऑर्डर को वापस अच्छे से करना बहुत इंपॉर्टेंट था। सो ये नए लॉर्ड कमांडर ऑफ सिटी वॉच बनाए गए थे सर रॉबर्ट रेडविन, जो कि मास्टर ऑफ शिप्स मैनफ्रेड रेडविन का सबसे बड़ा बेटा था। देन उसके बाद में सर रॉबर्ट रेडविन का ही छोटा भाई सर रायम रेडविन को जहेरिस के किंग्सगार्ड में शामिल किया गया और उसी के साथ साथ किंग्सगार्ड में सर रॉबिन शॉ को भी इंक्लूड किया गया। फिर अभी किंग्सगार्ड के रिप्लेसमेंट ढूंढने के बाद में पारी थी नया मास्टर ऑफ लॉज ढूंढने की। तो लॉर्ड एल्बिन मैसी के जगह पर वेल से सर रॉड्रिक एरिन को लाया गया। तो एक्चुअली ये सर रॉड्रिक एरिन किंग जहेरिस और क्वीन एलिसन का एक बचपन का दोस्त रहा था। रॉड्रिक एरिन के बाद में नया ग्रैंड मास्टर चुना गया जिनका नाम था ग्रैंड मास्टर एलिसार, जो कि बहुत ही मुफट और एकदम खड़ूस ग्रैंड मास्टर थे, बट उनका सभी चीजों में नॉलेज बहुत ही अच्छा था। वैसे तो जहेरिस और बार्थ को इस एलिसार को बिल्कुल भी चुनना नहीं था, बट ग्रैंड मास्टर बेनिफर ने मरते मरते जहेरिस को बताया था कि मेरे मरने के बाद में इस एलिसार को ही तुम ग्रैंड मास्टर बनाना। तो ऑब्वियसली जहेरिस अपने फेवरेट ग्रैंड मास्टर की आखिरी ख्वाहिश कैसे पूरी नहीं करेगा। सो इसीलिए इस थोड़े से आउटस्पोकन मुफट एलिसार को ग्रैंड मास्टर बनाया जाता है। देन फाइनली अभी मास्टर ऑफ कॉइन चुनना था, जो कि बहुत ही मुश्किल काम रहने वाला था। रेगो के मरने के वजह से किंग जहेरिस को बहुत ही ज्यादा नुकसान होने लगा था। तो किंग्स लैंडिंग और पूरे वेस्टेरोस की फाइनेंशियल कंडीशन अगर अच्छे से सुधारनी है तो राजा जहेरिस को क्विकली एक मास्टर ऑफ कॉइन ढूंढना था। सो बहुत सोचने के बाद में और अच्छा रिसर्च करने के बाद में नया मास्टर ऑफ कॉइन बनाया गया लॉर्ड मार्टिन टायरेल को। ये मार्टिन टायरेल लॉर्ड फ्यूचर लॉर्ड ऑफ हाई गार्डन होने वाला था। इस मार्टिन टायरेल को मास्टर ऑफ कॉइन बनाया जाता है क्योंकि उसके अच्छे फाइनेंशियल स्कीम्स के वजह से हाई गार्डन की तिजोरी पिछले 3 सालों में लिटरली डबल हो गई थी। ये चीज सेप्टन बार्थ को अच्छे से पता चलती है और इसीलिए इस मार्टिन टायरेल को नया मास्टर ऑफ कॉइन बनाया जाता है। बट इस चीज में एक छोटी सी अलग ही साइड स्टोरी आती है। तो कहते हैं कि यह मार्टिन टायलर कुल भी अच्छा स्कॉलर इकोनॉमिस्ट नहीं था। असल में मार्टिन की पत्नी उसकी वाइफ फ्लोरेंस फॉसोवे पैसों के मामले में एकदम चालाक थी। लिटरली अगर कहे तो लेडी फ्लोरेंस फॉसोवे पूरे वेस्टेरोस की पहली जबरदस्त सीए रही थी। तो हाई गार्डन की तिजोरी सिर्फ 3 साल में लिटरली डबल होने का जो रीजन था वो मार्टिन टायरेल नहीं था, वो रीजन था उसकी पत्नी फ्लोरेंस फॉसोवे। तो ये फ्लोरेंस हाउस टायरेल और उनके सभी बैनरमैन का बहुत ही अच्छी तरीके से हिसाब रखती और उसने पिछले 3 सालों में इतनी प्यारी प्यारी इतनी अच्छी फाइनेंशियल पॉलिसीज लगाई थी कि टायरेल्स की तिजोरी यही कुछ 3-4 सालों में लिटरली डबल हो गई थी और अभी ट्रिपल होने के कगार पे आ गई थी। तो ये चीज भी सेप्टन बार्थ को पता था और इसीलिए उन्होंने लॉर्ड मार्टिन टायरेल को मास्टर ऑफ कॉइन बनाया। तो अभी आप पूछोगे कि मार्टिन टायरेल को क्यों मास्टर ऑफ कॉइन बनाया, डायरेक्टली मास्टर ऑफ कॉइन इस फ्लोरेंस फॉसोवे को क्यों नहीं बनाया? तो इसका आंसर बहुत ही इजी है। अभी वेस्टेरोस
अपने मॉडर्न वर्ल्ड के तरह नहीं है। वेस्टेरोस के दुनिया में अभी कोई एकदम अच्छी इक्वालिटी तो नहीं थी। इस दुनिया में मर्दों से औरतों को थोड़ा सा कमजोर और वीकर लेवल पे ही देखा जाता। तो इसी वजह से मास्टर ऑफ कॉइन जैसा एक फाइनेंस मिनिस्टर वाला जो पोस्ट रहता है वो डायरेक्टली वो किसी औरत को नहीं दे सकते थे। पूरे वेस्टेरोस की फाइनेंशियल स्कीम्स अगर एक औरत बना रही है ऐसा सबको पता चलता तो सब जगह पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता था। इसीलिए जहेरिस ने मास्टर ऑफ कॉइन मार्टिन टायरेल को बनाया था, बट इनडायरेक्टली उसकी बीवी फ्लोरेंस फॉसोवे अभी वेस्टेरोस की नई मास्टर ऑफ कॉइन बन चुकी थी। बट ये चीज स्मॉल फोक को बिल्कुल भी पता नहीं थी। कुछ ही टाइम में मार्टिन टायरेल और उसकी पत्नी फ्लोरेंस फॉसोवे रेड कीप में रहने आती है और एकदम चालाक और खूबसूरत फ्लोरेंस के आने के वजह से इवन क्वीन एलिसन भी थोड़ी बहुत क्यों ना हो हंसने लगती है। क्वीन एलिसन, मारा मैंडरली और फ्लोरेंस फॉसोवे के बीच में एकदम ही अच्छी दोस्ती होती है और क्वीन एलिसन वापस स्मॉल काउंसिल मीटिंग्स में आने लगती है। तो दोस्तों आज के इस चैप्टर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, क्योंकि अगर आप वैसे मदद करते हो तो ही ये चैनल और ग्रो हो पाएगा। सो आई एम काउंटिंग ऑन पीसीपी फैमिली। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन गाइज। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय एंड टेक केयर।